हेलो बच्चों, वेलकम टू लिसा सक्सेस पॉइंट। आज हम और कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं नंबर सिस्टम के, जो रीड स्पेशल से हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन में से हमें पूछा है कि प्रिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ प्रिमेय संख्याएं क्या होती है। प्रिमेय संख्या वे होती है जिनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी वे संख्या है जिनको p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पे रूट भी दिया गया है। अगर आपको रूट गिवन हो यानी रूट गिवन हो तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है, अगर फिक्स वैल्यू आती है यानी रूट की जो वैल्यू फिक्स आती है तो वो संख्या प्रिमेय या रैशनल होती है। और अगर फिक्स नहीं आई यानी फिक्स वैल्यू न आए तो वो क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अप्रिमेय संख्या। और एक चीज और, अगर मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 2 और इसके बाद जो नंबर आ रहा है अगर उसमें एक निश्चित पैटर्न बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रिमेय होती है। क्या होती है, प्रिमेय, या एक निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। जैसे अगर ऐसा मिल जाए 2.131313 या फिर इस टाइप से अगर ऐसे कोई नंबर आ जाए जैसे 3.145762 यानी कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है तो वो चीज अप्रिमेय होती है। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे। रूट 35 का फिक्स मान नहीं होता है क्योंकि रूट 36 का फिक्स मान होता है, तो ये संख्या हमारी अप्रिमेय होगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं होगी। रूट 7 का भी फिक्स मान नहीं होता तो ये भी नहीं होगी। तो जीरो है ना, वो प्रिमेय संख्या होती है क्योंकि जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने बताया था हर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली चीज जीरो हो सकती है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्रिमेय संख्याएं कहलाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सही कथन है। पहला कथन, रूट 3 एक प्रिमेय संख्या। अभी हम पढ़ के आए थे रूट 3 एक प्रिमेय नहीं अप्रिमेय संख्या है, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रिमेय संख्या है। हाँ, ये बात सही है। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है 2 3 उनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक प्रिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो ये गलत है। जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या, उसमें प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों आती हैं। वास्तविक संख्या के अंदर प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, केवल प्रिमेय संख्या नहीं। तो ये भी गलत हो गया। 22/7 एक अप्रिमेय संख्या है, ये भी गलत है। 22/7 एक प्रिमेय संख्या है। एक बात याद रखना, पाई होता है ना वो अप्रिमेय होता है। पाई क्या होता है, अप्रिमेय होता है, जबकि 22/7 प्रिमेय होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें ये हमारा कथन हुआ वो सही हुआ। क्वेश्चन, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। सार्वगुणज का मतलब मल्टीपल, सार्वगुणज का मतलब 3 4 6 का क्या हूं मैं, मल्टीपल हूं। और मेरे कुल 9 गुणनखंड है, यानी इसके कितने गुणनखंड है, 9। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या हो सकती है। इस क्वेश्चन को हम अगर हम बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं, पहले सबसे पहले देखो 56। क्या 56 के अंदर 3 का होता है डिवाइड, यानी ये 3 का गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब हम बात करते हैं 24 36 और 48, ये बच्चे हमारे।
इसमें 3 का भी जाता है भाग, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। इसमें भी 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का। अब हम, और ये 2 अंकों की सम संख्याएं भी है। अब हम बात करते हैं गुणनखंड की, यानी कुल अगर आपसे गुणनखंड पूछ ले तो कैसे निकाले जाते हैं। देखो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 और 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछे तो सबसे पहले तो आप इसे अभाज्य संख्या में व्यक्त करो, और फिर जो ये पावर है ना, इनमें प्लस 1 कर दो। 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने बने? 3 1 4 और ये 2, यानी इसके 8 गुणनखंड होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी गया। अब हम चलते हैं 36 के पास। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 3, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इसके गुणनखंड की संख्या 2 में प्लस 1 और 3 में भी प्लस 1, 2 में भी प्लस 1, तो 3 और 3 9, यानी इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आप 48 को भी चेक कर लेना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जो मेन चीज थी ना, कुल गुणनखंड कैसे पूछे, तो सबसे पहले कुल गुणनखंड के लिए क्या करो, अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिख लो, और उसकी जो घात होती है ना, उसमें प्लस 1, और आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये टोटल गुणनखंड निकालने का तरीका होता है। तो इसमें हमारा आंसर 36 से आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब आपसे पूछ ले कि 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? देखो 442, 232, 232 और 1, यानी क्या याद रखना है? 442, 232, 232 और 1। अब आपसे वो पूछ ले तो 0 से 10 तक पूछे ना, तो कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 11 से पूछ ले आप तक वो 20, तो कितनी? 4। 21 से पूछ ले आपसे वो 30, तो कितनी? 2। 31 से पूछ ले 40, तो वापस कितनी? 2। 41 से 50, 3। 51 से 60, 2। अब आप वापस चलते हैं, 61 से 70 तक पूछ ले तो 2। 71 से 80 तक 3। 81 से 90 तक 2, और 91 से 100 तक होती है आपके पास 1, यानी ये होती है। अब हम टोटल काउंट कर सकते हैं, 4 और 4 8, 10, 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25, यानी इसने हमसे 100 से कम पूछा है, तो 100 से कम क्या होती है? 25। अब आप इनमें देख भी सकते हो, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो जिसमें 1 का भाग जाता है और एक खुद संख्या का भाग। अब 0 से 10 तक कौन कौन सी होती है? ध्यान रखना, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। अब जो ये 2 होती है ना, इसके बारे में भी ध्यान रखना, सबसे ये एक सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? ये एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम होती है और अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी होती है। एक होती है ना, वो न तो भाज्य होती है और न अभाज्य। हाँ, ये भी आप उसने 100 से कम या कितनी, तो एक को हम न तो भाज्य काउंट करते हैं और न अभाज्य संख्याएं काउंट करते हैं, तो ये चीज याद रखना। अब आपसे वो किसी के बीच में पूछ ले, 100 से कम पूछ ले, 90 से 80 से 61 से 70 के बीच में पूछ ले, तो कौन कौन सी होती है, तो वे सारी चीजें हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कौन कौन सी होती है वो भी देख सकते हैं। अब जैसे 11 से लेके 20 के बीच बीच में कौन सी होंगी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जितनी होंगी, क्योंकि 11 से 20 के बीच में कौन कौन सी होती है? 11, 13, 17 और 19। 21 से 30 के बीच में भी देखनी चाहो तो आप देख सकते हो, 23, और कौन सी होती है? 29। इसके बीच में भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो सारी संख्या कौन कौन सी होती है, वो भी 31 के 40 के बीच में जो भी चीज, क्योंकि एक तो खुद ही 31 हो जाती है, एक 37 हो जाती है, जो जो संख्याएं आती है ना, तो ये सारे आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये टाइप सही नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 7 की पावर 63 और 3 की पावर 58 में इकाई अंक, अब अगर ऐसे पावर गिवन हो और इकाई अंक पूछे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पावर कितनी है? 63, 63 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार पूरा गया? 15 बार। शेष कितना बचा? 3 हमारा शेष फल बचा, तो इसको 7 की पावर 3 लिख लो। अब 58 में 4 का भाग दे लो, कितना कंप्लीट गया? अगर हम 58 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 56 14 बार पूरा जाता है और 2 हमारा क्या बचता है? शेष फल, तो 3 की पावर 2 लिख लो। अब हम आराम से लिख सकते हैं 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे? माइनस। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इकाई का अंक कुछ है, तुम्हारी इकाई का अंक क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। हमारी इकाई का अंक कितना आएगा? 4। तो याद रखना जब भी इकाई का अंक कुछ है हम कितने का डिवाइड करते हैं? 4 का पावर में, और जो पावर में लिखते क्या है? जो शेषफल बचता है, क्या बचता है? शेषफल। और ये भी देखना चाहो हम 4 का डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 पावर के बाद वापस रिपीटेशन आना शुरू हो जाता है 51, जो भी होना। तो जैसे कि 7 की पावर 1 देखें तो 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। और 7 की पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे हमारे देखो 49 को 49 से करेंगे तो इकाई का अंक तो हमारा 1 आ जाए। और जब 7 की पावर 5 लेंगे तो ये इकाई का अंक 1 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 7 आना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा रिपीटेशन आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम 4 का डिवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 5 0 6 8 अंकों से बड़ी 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हुआ? अब इसने बोला कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी इनको, और अंकों की पुनरावृत्ति ही नहीं है, यानी एक अंक को हम एक से ज्यादा बार उपयोग में नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले 8, फिर लिखेंगे 6 5 2 और 0। अब सबसे छोटी बनाने के लिए, और कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो ये याद रखना स्टार्टिंग में हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाता है तो वो 5 अंकों की नहीं 4 अंकों की। तो स्टार्टिंग में हमारा 2 आएगा, उसके बाद हमारा 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हमारा 0। अब हमें सबसे छोटी संख्या बतानी, उसके बाद क्या आएगा? हमारा 5 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 8 आएगा। अब इनका अंतर देख लो, यहाँ से कितना बच रहा है माइनस करके, जो भी। अब स्टार्टिंग में सब में 2 ही है, इसमें से माइनस करेंगे 2 बचा, कितना बचा? 2। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यानी 6 5 9 5, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना स्टार्टिंग में जो 0 आ जाता है उसको हम काउंट नहीं करते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी? यानी मान लो कि अगर वो संख्या, कोई संख्या x है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा, यानी रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/x, और इसका हमें x प्लस 1/x दिया कितना गया है? 2। तो x का क्या मान लें कि ये 2 बन जाए? तो अगर हम बाई ऑप्शन चेक करना चाहें, 0 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा है 1। और इसको अगर हम चेक करना चाहें तो 1 + 1 हमारा 2 बचता है। और ऐसे क्वेश्चन को याद भी रखना, अगर कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 बोले तो वो संख्या 1 ही होती है, ठीक है। वरना इसको हमें द्विघात समीकरण बना के सोल्व करना होता है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। 398 को, इसमें भी 398 नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है। ये 3 की पावर 98 और 5 का भाग देना है। अब वही सिस्टम, अब 98 के अंदर हम सबसे पहले 4 का भाग देंगे, तो और शेषफल कितना बचेगा हमारा वो देखते हैं। अगर इस 98 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं, हमारा शेषफल 2 बचता है। तो हमारा क्वेश्चन ये बना कि 3 की पावर 2 में 5 का भाग देने पे कितना शेषफल बचेगा? 3 की पावर 2 9 होता है, 9 में 5 का भाग देने पे हमारा जो शेष होता है
वो सिर्फ 4 बचता है। कितना बचता है? 4। तो हमारा ऑप्शन ये होगा। मैं 3 की पावर 98 नहीं, इस क्वेश्चन को मैं से पढ़ना है कि 3 की पावर 2 ही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंड संख्या की। इसने पूछा है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है। 5 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, यानी हमारे पास 5 दिन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती है, यानी 5 दिन है, 24 घंटे और 60 मिनट। इसने बोला निम्न घंटों के, मान ला वो घंटे x है, निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या। अब x घंटे हैं तो उसमें पहले तो 60 मिनट होगी और फिर क्या होगी? 60 सेकंड होगी। अब हमें x का मान निकालना है। 60 से 60 कैंसिल आउट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 और इधर बचा x इंटू 60, तो यानी हमारा x का मान आया 2। तो यानी निम्न घंटे यानी 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे, ये हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 में 3 का स्थानीय मान। ये स्थानीय मान आप जानते हो, जो जिस स्थान पे है उसके आगे उतने जीरो लगा दो। तो 3 यहाँ पर है, ये 3 लिखा, आगे 0 0 0 0 0 0। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6। 1 2 ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर होगा स्थानीय मान का। ऐसे क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। यदि दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या का योग क्या होगा यदि उसके व्युत्क्रमों का अंतर 2/255। इसने बोला दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्या ही होनी चाहिए, क्रमागत भी होनी चाहिए और विषम संख्या। तो मैं सबसे पहले देखता हूं 28। अब 28 के आसपास क्या हो सकता है ये बताओ। 28 से पहले क्या आएगा? 27 और इससे पहले क्या आएगा? 29। अब इसके व्युत्क्रमों का योग, अब इनके अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये तो ऐसे कोई फैक्टर बन ही नहीं रही, ऐसे कोई फैक्टर बन ही नहीं रही। अगर 32 के आसपास देखूं तो क्या बनेगा? 31 और क्या बनेगा? 33। 31 तो है ही नहीं, इसके आसपास तो हो जाएगी। 34 के आसपास क्या हो जाएगी? 33 और 35। ठीक है। अब इसने बोला इसके आसपास, इसमें कुछ ना कुछ है। और अगर मैं इसको ये देखता हूँ 2/255, 255 के क्या कोई गुणनफल पॉसिबल है? इसमें कोई ना कोई मिसप्रिंटिंग है हमारा ऑप्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा ऑप्शन होगा, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम 255 के गुणनखंड देखना चाहें तो इसके गुणनखंड होते हैं 15 इंटू 17, 15 इंटू 17। और इसको आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर इसकी संख्या हम 15 और 17 लें, ठीक है, तो इनमें से हमें पता चल जाएगा। हाँ, 15 और 17 लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/17 और माइनस 1/15 माइनस 1/17। अब इसका हम करते हैं 17 माइनस 15 और 15 इंटू 17, 15 इंटू 17। तो ये हमारा आ गया 2/255। तो हमारी संख्या 15 और 17 होंगी। कितने होंगी? 15 और 17, और उनका योग करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसका आंसर करने पे हमारा आंसर कितना होगा? 32। यानी यहाँ से हमें पता चल गया इसके फैक्टर और व्युत्क्रम करते हैं तो हमें इनका उल्टा लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यानी दो संख्या x और y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई हमें कितना दिया गया है? 97। x माइनस वाई कितना दिया गया है? 37। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? आगे नहीं आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 67। अगर x 67 है तो y हमारा कितना हो जाएगा? 30। y हमारा कितना हो जाएगा? 30। अब हमें इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आप 67 और 30 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो।
जीरो तो आ गया, ये 1 और ये 2010, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो प्राकृत संख्या का योग व गुणनफल क्रम से 12 व 35 है, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, अच्छा इसके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम पूछा इसने। अब एक बात बताओ, दो संख्याएं हैं उनका योग यानी x प्लस वाई बराबर 12 है और उनका गुणनफल एक्स वाई बराबर 35 है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, या तो यहाँ से मान उठा के यहाँ पे रख लो, उससे कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी हो जाएगी। जिनका योग हो वो 12 हो और उनका गुणनफल 35 हो, तो हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि वो संख्या 7 व 5 हो सकती है, क्योंकि 7 और 5 प्लस करने पे 12 और गुणा करने पे 35, और इनके व्युत्क्रमों का योग यानी इनके व्युत्क्रम करना है हमें, 1/7 1/5, एलसीएम हमारा कितना गया 35, तो ये कितना बचा 5 + 7 यानी 12/35 आ गया। और इनके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम यानी इसके हमें 35/12 का वापस व्युत्क्रम यानी 12/35 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 35/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 3 5 2 3 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का गुणा। स्थानीय मान वो होता है जो जिस स्थान पे होता है उसके आगे उतने जीरो लगा दो, तो 5 यहाँ इस स्थान पे है तो 5 के आगे 2 जीरो, और इसका अंकित मान जो फेस वैल्यू 5 ही होती है, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 25वां आंसर आ जाएगा। संख्या 57.805 का विस्तारित रूप होता है। अब विस्तारित रूप कैसे होते हैं, देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 213 का विस्तारित रूप लिखो, तो ये इकाई का अंक है, इसको हम सीधा लिखते हैं ढाई के आगे 10, इसके आगे 20। लेकिन अगर पॉइंट के बाद विस्तारित रूप लिखना पड़े तो जो जितने होते हैं उसमें जितने नंबर पे आता है उसके अपोन में हम 10, 100, 1000 का भाग देते जाते हैं। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। 57 को हम 500 + 7, ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। 50 + 7, 50 + 7, 50 + 7, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखो 8/10, इसमें हम सीधा 8 लिख रखा है, ये भी गलत। 8/10 हाँ सही है, पॉइंट आ जाएगा। इसमें ये 0 है, ये सही है। अब हमें चाहिए 0.5/1000, तब जाके तो 3 जीरो आएंगे, तो इसमें भी 3 जीरो गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ये है ना विस्तारित रूप, ये है इसका विस्तारित रूप है, बीच वाले जीरो गायब है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चन थे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर की रीट की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।